हो गए। ऊपर से अटलांटिक ओशन के उस पार बसे अमेरिका के लोगों को उस विश्व युद्ध का कोई खास खतरा भी नहीं था। पूरे यूरोप के लिए अमेरिका सामान मैन्युफैक्चर करता रहा और उसे बेचकर दिन ब दिन अमीर बनता रहा। ऊपर से अमेरिकन सरकार ने इस दौरान नोट भी बहुत छापे और लोगों को कम ब्याज में बहुत बड़ी रकम लोन के रूप में भी दिए जाने लगे। अमेरिकन फेडरल रिजर्व यानी कि वहां की रिजर्व बैंक के द्वारा सभी बैंकों को खुले हाथों लोन बांटने की परमिशन मिल गई। ऐसे में बड़ी कंपनियां जैसे कि जनरल मोटर्स और रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका जैसी कंपनियों ने इन लोन्स को कम ब्याज में ले लिया और अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग 50% तक बढ़ा दिया। मैन्युफैक्चरिंग के इस माल की सेलिंग भी होनी चाहिए, इसलिए बैंकों ने लोगों को खरीदारी पर भी बड़े लोन देना शुरू कर दिया। क्योंकि अब अमेरिका में पैसों की तो कोई तंगी ही नहीं थी, इसलिए डिमांड और सप्लाई की चेन इस तरह से घूमना शुरू हो गई थी। एक तरफ कंपनियां माल बनाती और दूसरी तरफ सारा माल खप जाता। आर्थिक तौर पर इतिहास में कभी ना देखी गई हो ऐसी समृद्धि का वातावरण अमेरिका में चारों ओर छा गया था। पर अमेरिका के इस खुशनुमा वातावरण में काले बादल बहुत जल्द मंडराने वाले थे। अमेरिका की इस तेजी से उत्पादन करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रॉफिट भी बढ़ा, लेकिन इन प्रॉफिट का ज्यादातर पैसा कंपनी के मालिकों के हक में ही जाता था। और उस वक्त अमेरिका में ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियों के मालिक बहुत कम समय में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे बड़े दिग्गज बनने लगे थे। सालों साल कंपनियों के इस होने वाली बरकत की वजह से वॉल स्ट्रीट यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर डाउन जोन्स कहे जाने वाला सेंसेक्स आपोआप लगातार बढ़ने लगा और ये बढ़त लगातार आने वाले कई सालों तक बढ़ती रहेगी, ऐसा कई बड़े अमेरिकी दिग्गजों को लगने लगा। और इसलिए बड़े बड़े पैसे वालों से लेकर छोटे से छोटे आम लोग भी अमेरिकन शेयर बाजार में अपने पैसे डालने लगे। इसमें बड़ा कोई लॉजिक भी नहीं था। आज पैसे लगाओ और कल बड़े दाम में बेच दो। पैसे कमाने की ये लालच अमेरिका में हर किसी को जगी थी, पर इस रेस में अमेरिका के बड़े दिग्गज भी थे। ये लंबी रेस के घोड़े अमेरिकन शेयर बाजार को दरअसल अपनी इच्छा अनुसार नचाना चाहते थे, पर वो कुछ भी करके ऐसा कर नहीं सकते थे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टिंग ऊपर से कंपनियों की इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग, इन सब में कोई एक कंपनी अमेरिका के शेयर बाजार को हिला नहीं सकती थी। और इसलिए इस बड़ी कंपनियों के बड़े दिग्गजों ने साथ में आने का भयंकर प्लान बनाया और एक सिंडिकेट बनाने की सोची, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ी कंपनियों को जोड़ सके और इतने बड़े पैसे से अमेरिका के शेयर बाजार को अपनी इच्छा अनुसार कठपुतली की तरह नचा सके। शिकारियों के इस खेल के लिए अमेरिका के वॉल स्ट्रीट को चुना गया था और इस सिंडिकेट में अमेरिका की दिग्गज कंपनियों में यूनाइटेड स्टील, जनरल मोटर्स, आरसीए यानी कि रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, 2 पॉइंट और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी कंपनियां शामिल थी। ऐसे कुल 68 कंपनियां सिंडिकेट में शामिल हुई और इस सिंडिकेट के आगेवान यानी कि प्रमुख थे माइकल मिहान, जो आरसीए यानी कि रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका के मालिक थे। वो जमाना अभी रेडियो और ग्रामोफोन का था, इसलिए ये साधन बनाने वाली आरसीए कंपनी उस वक्त अमेरिका की तगड़ी कंपनी हुआ करती थी। 68 कंपनियों के इस सिंडिकेट ने करोड़ों डॉलर का फंड इकट्ठा किया और इसके बाद 11 मार्च 1929 के रोज द न्यूयॉर्क डेली न्यूज को एक रिश्वत दी गई और रिश्वत के बदले उन्हें एक खबर छापनी थी और खबर में लिखना था कि आरसीए का शेयर बहुत जल्द $100 को पार कर लेगा। न्यूज़पेपर ने जब यह आर्टिकल छापा वो दिन सोमवार का था और डेट थी 11 मार्च 1929 और इस लेख और इस दिन के बाद अमेरिका और दुनिया की सबसे बड़ी मंदी का शिलान्यास हो चुका था। और इस मंदी में सबसे बड़ा नुकसान ना सिर्फ अमेरिका बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोप के कई सारे देश और पूरी दुनिया को होने वाला था। सोमवार को सुबह 10:30 बजे जैसे ही वॉल स्ट्रीट शेयर मार्केट खुला, उसके साथ ही पूरे सिंडिकेट की ओर से माइकल मिहा ने आरसीए के एक साथ 5000 शेयर खरीद लिए। उस वक्त ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा था, क्योंकि उस वक्त हर दिन शेयर बाजार में करीब 500 से 1000 तक ही सौदे पड़ते थे। वायरलेस के द्वारा ये खबर कुछ ही समय में सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया और लॉस एंजल्स तक पहुंच गई और आरसीए के शेयर को लोग बाय करने के लिए टूट पड़े। इतना ही नहीं दोस्तों, आरसीए के मालिक माइकल मिहान अमेरिका के कई सारे रेडियो स्टेशन के मालिक थे, इसलिए उन रेडियो स्टेशन में भी आरसीए के शेयर की खबर हवा की तरफ फैलाई गई। सिंडिकेट की ओर से आरसीए के मालिक धीरे धीरे शेयर खरीद रहे थे। इससे पहले भी उन्होंने कम दाम में शेयर खरीद रखे थे, यानी कि सस्ते दामों के स्टॉक्स पर सिंडिकेट पहले ही अपना मायाजाल फैला चुका था। और इसके बाद तो ब्रोकर्स से लेकर आम इन्वेस्टरों को आरसीए के शेयर का भूत लग गया। ये देखते ही सिंडिकेट ने अपने 2,38,600 शेयर बाजार में बिचावली के लिए उतारे और धड़ाधड़ उसका सौदा भी हो गया। करीब $6,52,783 का मुनाफा। ऊपर से माइकल मिहान एक शेयर ब्रोकर भी था, इसलिए उसने और $5,80,000 ब्रोकरेज में कमाए। दोस्तों ये तो अभी शुरुआत थी। वॉल स्ट्रीट के शेयर बाजार में अमेरिका के लखपति और करोड़पति कई सारे ऑपरेटर्स जुड़कर शेयर बाजार को सट्टा बाजार बनाने वाले थे। अमेरिका के भूतपूर्व प्रमुख जॉन एफ कैनेडी के पिता जोसेफ कैनेडी के सहित कई ऐसे बड़े दिग्गज और धनाढ्य लोग अपने पैसों को दोगुना या चौगुना रातों रात बनाना चाहते थे और इसलिए आरसीए के बाद कई सारी और दिग्गज कंपनियों के शेयर के दाम भी बढ़ने लगे। शेयर बाजार का पारा हर दिन पिछले दिन से और ज्यादा ऊपर चढ़ने लगा। शेयर बाजार में रातों रात लोग लखपति या करोड़पति बन गए, ऐसे समाचार चारों ओर देखने को या सुनने को मिल रहे थे। जनरल मोटर कंपनी के स्थापक और भूतपूर्व चेयरमैन विलियम डुरांट का उदाहरण ले तो उन्होंने तो वॉल स्ट्रीट सट्टे के पहले ही महीने $1 मिलियन यानी कि $10 लाख से भी ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया था। और दोस्तों ये रकम आज से 92 साल पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी। दूसरे महीने तो दोस्तों उन्होंने $1 करोड़ का मुनाफा किया था और तीसरे महीने दोस्तों दिल थाम के बैठिए $5 करोड़ का तगड़ा मुनाफा।
ये घर के दीवारों की ईंटों को भी सोने की बनाने वाली बात थी दोस्तों। जिसको क ख ग भी नहीं आता था, वैसे लोगों को वॉल स्ट्रीट शेयर मार्केट का चस्का लग गया। फिर तो टैक्सी ड्राइवर, क्लर्क, म्यूनिसिपल कर्मचारी, बस कंडक्टर, बस ड्राइवर, रेस्टोरेंट्स के वेटर से लेकर टाइपिस्ट, टीचर और यहाँ तक कि सफाई कामदार भी शेयर बाजार में कूद पड़े। सब लोग अमेरिका के चढ़ते बाजार में अपने पैसे को 1-2 का फॉर करना चाहते थे। अमेरिका में हर कोई शेयर बाजार में अपनी किस्मत चमकाना चाहता था और ऐसे ही छोटे बड़े इन्वेस्टर्स के आने के बाद वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार अब वो करोड़पति सट्टेबाजों के हाथ में न रहा। और अब उन लोगों के लिए ये जरूरी भी नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बड़ी रकमें बना ली थी। आम लोगों के पैसे से अमेरिकन शेयर बाजार और ऊपर चढ़ता गया और इनकी सक्सेस दास्तानों में और लाखों लोगों को अमेरिका के शेयर बाजार के चक्कर में चढ़ा दिया था। अमेरिका के एक जाने माने अर्थशास्त्री और भारत में रहे भूतपूर्व अमेरिकी राजदूत जॉन कैथल के एक मंतव्य के अनुसार उस वक्त करीब 10 लाख से ज्यादा लोग तो फुल टाइम सटोरिया थे, जो पूरा दिन ट्रेडिंग ही करते थे। दोस्तों, अमेरिका में यह खेल लंबे समय तक और बहुत बड़े लेवल तक चला। इसका सिर्फ एक ही कारण था, और वो ये कि सटोरियों को अपना दांव खेलने के लिए जितनी चाहे उतनी रकम मिल जाया करती थी। लोगों के पास शेयर खरीदने के पर्याप्त पैसे थे, और जिनके पास नहीं थे वो लोग, जैसे मैंने आगे ही बताया ना, बैंक से जितनी चाहे उतनी लोन बहुत ही कम शर्तों में ले लेते थे। ज्यादातर केसेस में तो शेयर दलाल ही लोगों का काम आसान कर देते थे। वो लोगों को शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा देते थे। इस लोन के बदले शेयर होल्डर शेयर सर्टिफिकेट्स दलालों को देते थे, और ये दलाल इन शेयर सर्टिफिकेट्स पे बैंकों से ज्यादा लोन लेते थे, और इस तरह किसी भी रूप में किसी भी और से लोगों का शेयरों में इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ गया। अब तेजी का ये दौर तो अमेरिका में शुरू हो गया था। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी, लोगों की जेब में पैसा था। लेकिन आखिरकार ये बबल कैसे ब्लस्ट हुआ, चलिए इसे देखते हैं। दरअसल अगस्त 1929 तक अमेरिका की बैंकों ने बहुत बड़ी रकम लोगों को लोन पे दी थी। फेडरल रिजर्व बैंक को लगा कि जब विपुल मात्रा में लोगों को पैसे दिए जा चुके हैं तो उसने डिस्काउंट रेट बढ़ा दिए। एक तरफ लोगों ने बैंक्स में से अपने पैसे निकालकर या एफडी तोड़वा कर भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया था। ऊपर से शेयर दलालों ने भी अपना मार्जिन 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया था। अब ये जो बीच वाले पैसे खुट रहे थे, वो शेयर दलालों ने लोगों से तुरंत भरने की अपील की, और लोग ये पैसे भर नहीं पाए, और इसलिए लोगों ने उनके शेयर्स किसी भी दाम में बेचने के लिए रख दिए। अब जब शिखर के नाजुक हालात में, बहुत ही एंड में अगर कोई हिमशिला पड़ी हो, उसे थोड़ा सा धक्का भी अगर दे दिया जाए तो वो ग्रेविटेशन के चलते पूरी ध्वस्त हो जाएगी, गिर जाएगी। और इसी तरह अमेरिकन शेयर बाजार में अचानक आई ये दलालों की बिकवाली इस बबल के ब्लास्ट में बड़ा कारण बनी। दलालों ने जब बिकवाली स्टार्ट की तो भाव आपो-आप घटने लगे। शेयरों के भाव जैसे ही थोड़े घटे, तभी जो शेयर दलालों ने और लोगों ने अपने शेयर सर्टिफिकेट बैंकों को दिए थे, उस दिए गए बैंक शेयर सर्टिफिकेट के पुराने दाम के आगे शेयरों के नए दाम कम पड़ने लगे थे, और इसलिए बैंकों ने अपने पूरे दाम चुकाने के लिए दलालों और लोगों पर शिकंजा कसा। ऐसे में कई लोगों ने पैनिक सेलिंग भी शुरू कर दी। अब इस हालात में उस बड़ी कंपनियों के बड़े मालिकों की बात करें तो वो तो कब का अपना प्रॉफिट बुक कर चुके थे। अमेरिका में आने वाली तेजी एक बबल थी जो कभी भी ब्लस्ट हो सकता है। इसका पूर्वानुमान अमेरिका के कई दिग्गज अर्थशास्त्री बहुत पहले ही दे चुके थे। एक्सपर्ट्स ने बहुत बार आगाह किया था कि यह तेजी एक मायाजाल है। अब कुछ दिन बाद अमेरिकन शेयर मार्केट धीरे धीरे डाउन होने लगा। कुछ दिनों में तो ये इतना डाउन हो गया कि लोग किसी भी दाम पे अपने शेयर बेचकर भागना पसंद करने लगे। इस पैनिक सेलिंग के चलते शेयर मार्केट और गिरा और गिरता ही चला गया। शेयर बेचने के लिए दलालों की तो वॉल स्ट्रीट के बाहर धक्का मुक्की होने लगी। कुछ वक्त पहले भी अमेरिकन वॉल स्ट्रीट पर ऐसे ही धक्का मुक्की होती थी, लेकिन बस इन दोनों में फर्क इतना दोस्तों कि पहले लोग अपने पैसे डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स करने आते थे, और इस बार ये भीड़ किसी भी दाम में अपने शेयर बेचने के लिए आती थी। महीनों तक फूलने वाले वॉल स्ट्रीट शेयर मार्केट के इस बड़े बबल को फूटने में बस कुछ ही दिन लगे। अक्टूबर 21, 1929 इस दिन 6 मिलियन शेयर की बिकावली हुई। मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गया। इसके दूसरे दिन मार्केट ठीक ठाक संभला रहा, लेकिन तीसरे दिन सीधे $4 अरब धुआं हो गए और करीब 6.5 मिलियन शेयरों की बिकावली हो गई। इसके बाद सरकार नहीं चाहती थी कि मार्केट और ज्यादा टूटे, और इसलिए बैंकों ने $100 करोड़ के शेयर सस्ते दामों में ही सही लेकिन ले लिए, और मार्केट थोड़ा स्थिर बना। लेकिन यह स्थिरता एक वीक तक भी नहीं चली। अगले संडे के बाद आया फिर मंडे। इस रोज 1 करोड़ शेयर, दोस्तों मैं प्राइस की नहीं बात कर रहा हूं, 1 करोड़ शेयर की बात कर रहा हूं, बिकावली के लिए धुआंधार बारिश करने लगे, और दलालों और बैंकों ने $1400 करोड़ गंवा दिए। और इस खाना खराबी के बीच भी अमेरिकन प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर निष्क्रिय थे, और इस निष्क्रियता में अमेरिकन पब्लिक उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ हो गई। दोस्तों बात यहां पर खत्म नहीं होती। वॉल स्ट्रीट मार्केट का सबसे बुरा और सबसे खतरनाक दिन था गुरुवार। तारीख थी अक्टूबर 24, 1929। वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार को उस दिन सबसे बड़ा झटका लगा। यूं मानो कि लगभग डेढ़ ही हो गया। इस दिन बाजार खुलते ही सिर्फ 30 मिनट में लोगों के $200 करोड़ हवा हो गए। स्टॉक्स के दाम तो धड़ाधड़ घट रहे थे। ट्रांस अमेरिका नाम की एक कंपनी का शेयर तो इस दबे हुए मार्केट में भी $42 तक गिरकर सिर्फ $20 तक आया था, और इस भाव में भी कोई खरीदार नहीं था। भाव इतने घटते रहे कि दोपहर 1 बजे तक तो करीब 1.25 करोड़ शेयरों की बिकावली हो गई, और शाम को 5:30 बजे जब मार्केट बंद हुआ तब तक तो करीब 1.25 करोड़ शेयर स्वाहा हो चुके थे। और तक तो करीब 1.25 करोड़ शेयर स्वाहा हो चुके थे। और यहां पर अमेरिकन वॉल स्ट्रीट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था, और ये रिकॉर्ड खुशी का नहीं पर शर्मजनक था,
क्योंकि इस पूरे दिन में इन्वेस्टरों ने अपने 1,000 करोड़ डॉलर गवा दिए थे और इस दिन तो अमेरिकन शेयर बाजार का तेल ही निकल गया था और लोगों के पास रहा सिंगल पेनी सिंगल डॉलर भी धुआं बन के उड़ गया था। अमेरिकन इतिहास में यह दिन ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है। अमेरिकन मार्केट इतना गिर चुका था कि वो अब वापस खड़ा ही नहीं हो सकता था। यह घटना भविष्य में वॉल स्ट्रीट डाउन या वॉल स्ट्रीट क्रैश के नाम से जानी जाने लगी और यह अमेरिकन शेयर बाजार वहां के आम लोगों को भी ले डूबा और इसमें विलियम डुरांट जैसे धनाढ्य लोग भी शामिल थे। विलियम डुरांट ने तो करोड़ों डॉलर गवा दिए, ऊपर से $1 मिलियन का उस पर कर्ज भी चढ़ा। जब बैंक ने पैसे मांगे तो उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। वो बैंक करप्ट हो गया और बैंक को दिखाने के लिए सिर्फ उसके पास जो था वो यानी कि उसके कपड़े दिखाए, जिसकी कीमत थी महज $250। जैसे नाम के एक दूसरे सट्टाबाज ने $3 करोड़ का नुकसान भुगता था उसने और उसके माथे पे और $2 मिलियन का कर्ज था। और जब कोर्ट ने उसको आड़े हाथों लिया तब जैसी एक होटल में गया उसने एक चिट्ठी में लिखा, माय लाइफ हैज बीन अ फेलियर। और इसके बाद वो वॉशरूम में गया और अपनी पिस्तौल निकालकर शूट करके आत्महत्या कर ली। जेम्स रियोडन नाम के एक और सट्टेबाज और जो खुद एक बैंक का मालिक भी था, उसने भी इसी तरीके से आत्महत्या कर ली। एक महिला ने तो अमेरिका की बिल्डिंग के 40वें माले से और इसके अलावा और 2 पार्टनर्स ने एक साथ ही 10वें माले से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। एक कमीशन एजेंट का तो मृतदेह अमेरिका की हडसन नदी से मिला था। दोस्तों, अमेरिका के इस बबल ब्लश के कारण हुई उस दौरान की खुदकुशियों की अगर आपके सामने चर्चा करूं तो उसके लिए तो ऐसे कई वीडियोस कम पड़ जाएंगे। ये तो बस कुछ एग्जांपल दिए, लेकिन इसके अलावा हजारों लोगों ने अपना जीवन गुमाया था। दोस्तों, वैसे जब भूकंप आता है तब उसके बाद आने वाले आंचके यानी कि आफ्टर शॉक्स भूकंप से ज्यादा तीव्र नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर बात भूस्तर शास्त्र की नहीं हो रही है, लेकिन अमेरिकन वॉल स्ट्रीट मार्केट की हो रही है। और मार्केट गिरने के बाद आने वाले आफ्टर शॉक्स मार्केट को गिराने वाले आंचके से भी ज्यादा खतरनाक रहे। हालांकि दोस्तों, अब बात करें कि अमेरिका के कितने % लोगों ने इस शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किया था और अपने पैसे गवाए थे। तो दोस्तों, वॉल स्ट्रीट मार्केट डाउन में अपने पैसे गंवाने वाले अमेरिकन टोटल पॉपुलेशन में से जो लोग थे वो 4 या 4.5% से ज्यादा नहीं थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो आफ्टर शॉक्स लगे, जो मंदी आई, उसने पूरे देश को और देश को छोड़ो पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। ऐसा चपेट में ले लिया कि आज भी उसे लोग द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। अरे फ्रेंड्स, अमेरिका तो छोड़ो, पूरी दुनिया ने मंदी का ऐसा दौर कभी नहीं देखा था और उसके बाद आज तक नहीं देखा है।